म्यूजिक वाज गुड टू डू, ट्रेनिंग भी करवाई, सब कुछ था, लेकिन हमेशा वही माहौल था कि तुम पढ़ो लिखो और अब कुछ बन जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। क्योंकि मतलब आई विश जो बच्चे रियलिटी शोज में जाते हैं, जो किड्स जाते हैं, मतलब वो पूरी एक मेंटल और इमोशनल प्रेपरेशन के साथ जाएं। मैंने ये सीखा है कि आपको एज अ वुमन इन द म्यूजिक इंडस्ट्री यू हैव टू start owning who you are and stop apologizing for who you are completely. Hukkus pukkus televan sukkus onnum batukludum deek schwas kich mamanu brahmanzaran poin chukkum tekkis tekka banne kyo ho. कश्मीर की वादियों की जब बात होती है तो आपको वहाँ की खूबसूरत वादियाँ याद आती हैं, और अगर उन वादियों में कोई सुरीली सी मीठी सी आवाज़ सुनाई दे तो समझ जाइएगा वो किसी और की नहीं, वो आभा की है। और आभा आज हमारे साथ है, और जैसा आपका नाम है आभा, वो हमें महसूस कर सकते हैं आपकी आवाज़ के साथ। थैंक यू सो मच, सो स्वीट। और सबसे खूबसूरत बात है, कई बार लोग कहते हैं कि वो जो टॉप नंबर आते हैं आके बीट में चले जाते हैं, पर आप जो गाने गाती हैं, कश्मीर का जो कल्चर लेके आती हैं, वो धुन कई बार, जैसे कि आप अगर नॉर्थ के हैं, आपको हो सकता है मतलब ना समझ आए, पर वो आवाज़ें, वो धुन, वो आवाज़ याद रहती है। ये आपकी आवाज़ की खासियत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही काइंड है कि आप ऐसा कह रही हैं, थैंक यू सो मच। हाँ, क्योंकि मैंने आपके गाने सुने, और कई कश्मीरी गाने, मतलब जब आप हिंदी के गा रही हैं वो अच्छे लगे क्योंकि हम सुनते हैं, पर जब आप कश्मीरी वाले गा रही हैं तो मुझे शायद पूरा ना समझ आए, लेकिन मुझे मज़ा आ गया था कि फिर मैंने गूगल में उनका मतलब भी जाने। और फिर जब कश्मीर से हैं आप, और आप सबसे बड़ी बात है वो जो पोर्ट्रे करती है ना खुद को पूरे कल्चर के साथ पहन के, और फिर जो झूमते हुए, मज़ा आ जाता है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, आभा से हम बातें तो शुरू कर चुके हैं, पर आप उनके गाने ज़रूर सुनिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सच कह रही है, मेरे लिए मेरा पूरा आर्टिस्टिक क्रिएटिव एक्सप्रेशन सिर्फ म्यूजिक में नहीं आता। मैं जो पहनती हूँ, मेरे जो ऐसे म्यूजिक वीडियोस होते हैं, उसकी जो एस्थेटिक लैंग्वेज होती है, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं एज एन आर्टिस्ट अपने आप को हर तरह से एक्सप्रेस करूँ। तो बिकॉज एक चीज़ और है कि मैं एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ, तो उसमें एक और मैं पूरा क्रिएटिव कंट्रोल मेरे पास खुद है, और ये मैंने हमेशा से चाहा था कि मेरे पास हो, कि मैं जो हूँ मैं अपने आप को सिर्फ वैसे ही दिखाऊं, और नॉट इन दैट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वे दैट द इंडस्ट्री डिसाइड्स दैट यू शुड बी लाइक। तो मैं पॉप म्यूजिक, फोक पॉप म्यूजिक जरूर बनाती हूँ, लेकिन आई हैव ऑलवेज वांटेड टू स्टे वेरी ट्रू टू हु आई रियली एम। तो वो कोशिश मेरी रहती है, और आई एम सो हैप्पी कि वो लोगों तक पहुँच रहा है, क्योंकि आपने वो नोटिस किया, तो थैंक यू सो मच। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार जो आपने बात बोली ना, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के पीछे की कहानी बहुत मज़ेदार है। मुझे पता है, पर आप हमारे दर्शकों को और अपने फैंस को बताइए, क्योंकि आप क्लासिकल सिंगर की आपने ट्रेनिंग ली, पर आप बनना नहीं चाहती थी। आपके भाई ने इंडियन आइडल के लिए आपको भेज दिया 2005 में। हाँ जी। और फिर वहाँ पर अनु मलिक भी आपकी आवाज़ से इम्प्रेस थे। उसके बाद आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड जाती हैं, लेकिन फिर आप जो बैक करती हैं, वापस आती हैं। 2012 का वो साल था जब आपकी ज़िंदगी में शायद सब बदल गया, और आपको लगा नहीं, कश्मीर और वो कल्चर, जो आवाज़ हमें, जो धुन हमें मिली है, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, तो उसकी जर्नी जो वहाँ शुरू हुई है, तो आपके भाई को उसका क्रेडिट जाता है। बिल्कुल, बहुत बड़ा। तो उनको थैंक यू मेरी ओर से और सबकी ओर से। लेकिन आप मुझे वो जर्नी बताइए कि आपने अगर क्लासिकल सिंगर की ट्रेनिंग ली थी, उसके बाद आपको क्यों सिंगर नहीं बनना था? एक्चुअली ऐसा था कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके अंदर, जो एक तो ये था कि हमारे हालात, क्योंकि मैं भी एक ऐसी फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, स्पेशली एज अ कश्मीरी पंडित, हमारा सर्वाइवल मोड में थे हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो म्यूजिक वाज गुड टू डू, ट्रेनिंग भी करवाई, सब कुछ था, लेकिन हमेशा वही माहौल था कि तुम पढ़ो लिखो और अब कुछ बन जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, क्योंकि हमने यहाँ तक कर दिया, अब तुम्हें इसके आगे वो जो है करना है, खुद को बनाना है। बिकॉज वी ऑल्सो कैरीड दैट pressure or invisible responsibility, that because we are from a family where we started from scratch again, we are supposed to not do anything which is मतलब आप बहुत मतलब हमारे अंदर ये फेड था। लेकिन आज मैं ये कह सकती हूँ कि मैं ही नहीं, आके बहुत सारे कश्मीरी ऐसे हैं, कश्मीरी पंडित्स भी ऐसे हैं, जिन्होंने बहुत स्टीरियोटाइप्स फिर इवेंचुअली ब्रेक किए हैं, क्योंकि हमारे अंदर रेजिलियंस है, which is like a quality that we have really inherited. So I feel that is what really helped me to eventually go back to music. But उस समय यही था कि नहीं यार, Indian Idol happened and a lot of fame happened, a lot of disillusionment happened,
बॉलीवुड एक बहुत ही अलग जोन में था उस समय, और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरा पाथ शायद नहीं है। तो अपने लिए ना मुझे लगता है आर्ट ऑल्सो फाइंड्स, मतलब एक इंस्पिरेशन मिलना और सही पर्पस और सही जगह पे पहुंचना। क्योंकि जब मेरी स्टेज थी तो आई थिंक द यूनिवर्स पुश्ड मी इन दैट डायरेक्शन कि नहीं भाई, तुम पैसे तो अच्छे कमा रही हो, कॉर्पोरेट में सब कुछ अच्छा है जैसे आपने बोला था पैकेज अच्छा है, पैकेज अच्छा होता है कॉर्पोरेट का, सुकून नहीं है। सुकून अब आपको मिला है जब आप संगीत में, और संगीत ने आपको चुना है, ये तो आपके पूरी लाइफ के करियर लाइफ को देख के लगता है। जी बिल्कुल। लेकिन ये मैं आपने मानती हूँ। एक ये बात भी बोली थी जो मैंने पढ़ी समझी आपके बारे में कि म्यूजिक इंडस्ट्री फीमेल्स के लिए सेफ नहीं है। हाँ, तो आपने ऐसी चीजें कोई देखी या हुई या दूसरों के साथ होते देखी, इसीलिए आप इंडियन आइडल के बाद बहुत ज्यादा आपको ओपन हो जाता है एरिया, आपके लिए बहुत सारी चीजें आने लग जाती हैं, इसीलिए आपने वो चीज वहां से साइड लाइन हुए? मैं एक्चुअली बहुत छोटी थी, आई वाज जस्ट अबाउट 18। मैं इंडियन आइडल के सेट पे ही केक काटा था, मतलब आई वाज 18 years old on that set. So I was also very young. It was not a very safe space back then. I mean, now I will say things have changed, they are changing. But it's also कि आपकी अपनी आपके पास क्या tools हैं to handle situations like that. And for me, like as a small town girl with like, you know, when there is a dream like so big that is almost coming true, that time is very confusing. So I would say कि मतलब I wish जो बच्चे रियलिटी शोज में जाते हैं या जो किड्स जाते हैं, मतलब वो पूरी एक मेंटल और इमोशनल प्रिपरेशन के साथ जाएं, and there is a certain stage in your life where you need to know how to handle all that comes with fame, and also what comes कि अगर ऐसा transient सा fame है जो चला भी जाता है। तो in that way, yes, it was a very different kind of period in my life. But हाँ, आज I would say that मैं जिस पाथ पे आज हूँ और जैसे आई हूँ और लाइफ ने जिस तरीके से जिस पहुँचाया है, वही मेरे लिए सबसे अच्छा था। बिकॉज मैंने बहुत सीखा है यार, लाइफ में कुछ भी ना वेस्ट नहीं होता। हाँ। अगर आपने, मेरे कॉर्पोरेट करियर ने मुझे इतना कुछ सिखाया है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको बहुत श्रेय देती हूँ फॉर द काइंड ऑफ आर्टिस्ट आई एम टुडे, बिकॉज आई एम एबल टू थिंक अबाउट माई सेल्फ इन अ वेरी ब्रॉड वे। मतलब मैं अपने, जैसे आपको मैं कह रही थी एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, मेरी क्रिएटिविटी के ऊपर एक बर्ड्स आई व्यू है मेरा, कि मेरा एस्थेटिक कैसा है, मेरा एक लैंग्वेज कैसा है, क्रिएटिव लैंग्वेज कैसा है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन कैसा है, मेरा स्टेज पे क्या पर्सोना है। ऑल ऑफ दैट गॉट डेवलप्ड बिकॉज आई वाज इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, द राइट प्लेस टू डू दैट। सो इन लॉन्ग रन जो होता है अच्छे के लिए होता है। बट जब 18 साल की लड़की मुंबई में इतना बड़ा स्टेज एक्सप्लोर करती है, उसके लिए मुंबई कैसा था? उसने बाहें फैला के स्वागत किया था या थोड़े बहुत पंच मारे थे? पंच भी मारे थे, बहुत ज़बरदस्त मारे थे, और ऐसे मारे थे कि जिनके लिए हम तैयार नहीं थे उस समय। तो बाहें भी फैलाई थी। बॉम्बे एक ऐसा शहर है जो आपको बहुत देता है, बहुत ज़्यादा। अगर मतलब अगर आप सह सको जो आपको वो देता है, तो यू नो इन अ वे आप रह भी सकते हो। तो मेरे लिए मिक्स्ड एक्सपीरियंस भी था, बट ऐसा भी था कि वहाँ वो पहली बार ऐसा हुआ था। मुझे, मेरी कोर मेमोरी है कि मैं मरीन ड्राइव पे अपने फ्रेंड्स के साथ चल रही थी, आइडल के बाकी कंटेस्टेंट्स, और हमारा ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग आए थे। तो वो मैंने ज़िंदगी का पहला ऑटोग्राफ दिया था, तो मुझे याद है। तो बॉम्बे ने मुझे बहुत दिया, बट ये भी है कि हाँ, जब आप एक सर्टेन स्टेज पे होते हो, और मैं जब 18 साल की हो रही थी तब हम, मतलब जेनजी नहीं है ना, हम मिलेनियल्स हैं, हमारे पास सोशल मीडिया और इतना एक्सपोजर ये सब नहीं था। So maybe things would have been different. It's so different for today's kids यार। वो लोग तो मतलब बहुत ही prepared होते हैं for things that come their way. That wasn't the case for us, but it's okay. Eventually यही है कि मैंने ये सीखा है कि आपको as a woman in the music industry, you have to start owning who you are and stop apologizing for who you are completely. So मैंने ये lesson सीख लिया है कि you have to own who you are and you have to be your biggest cheerleader. ये आपको करना ही पड़ता है, क्योंकि in the industry, if you are not standing behind yourself as your loudest cheerleader, no one else will, and you can't wait for others. आप किसी का वेट नहीं कर सकते। तो जब से वो शिफ्ट हुआ है, तब से सब ठीक चल रहा है, सब मजे में हो रहा है। लेकिन आपकी वो जर्नी वहाँ से होती है, लेकिन उसके बाद होता है ना कि एक लड़की ने एहसास कर लिया, पंचेस खा लिए, वो सक्सेसफुल हो गई और उसकी बहुत सारी तारीफ़ें हो रही हैं, जो रिनाउंड नेम है इंडस्ट्री के वो कर रहे हैं। उसके बाद वो कॉर्पोरेट लाइन में चली जाती है। क्या मतलब पैकेज अच्छा लग गया था जो गानों से नहीं मिल रहा था, या लगा कि 9 to 5 बढ़िया है? नहीं, एक्चुअली मेरा संगीत से कनेक्शन फिर एक टाइम पे छूट गया था, तो इसीलिए
तो मतलब जैसे मैंने आपसे कहा कि कॉलेज पूरा करना था, मैं कॉलेज में ही थी आइडल में फर्स्ट ईयर में, तो मेरे पेरेंट्स को दे वर वेरी क्लियर कि बेटा हमने तो इतनी मुश्किल से तुम्हें कॉलेज में डाला, अब तुम मतलब छोड़ के वहाँ बॉम्बे में तानपुरा पकड़ के बैठ जाओगे। तो फिर मैंने भी सोचा इसके बारे में, बोला कॉलेज तो पूरा करना है, पढ़ाई तो पूरी करनी है, तो पढ़ाई पूरी की। आपने किस स्ट्रीम में पढ़ाई करी? मैंने कॉमर्स करा, मैंने उसी 3 साल में बहुत कुछ करा। मतलब सबसे फनी चीज ये है, मतलब बहुत कम लोगों को पता है कि वो मैंने फील्ड जो पैसे अच्छे से गिन लेती है और आप कॉर्पोरेट लाइफ में और म्यूजिक में भी हो रही है इंश्योरेंस भी की पढ़ाई की है मैंने, जो बहुत कम लोगों को। आज कोई पूछ रहा था ऐसा क्या है जो आपके फैंस को नहीं पता। हाँ। अब मुझे याद आया क्या है, वो ये है कि मैं इंश्योरेंस एसोसिएट पढ़ाई करी है मैंने, जो मुझे खुद नहीं पता मैंने क्यों की। तो आप पेरेंट्स ने चूज माँ करने बाप को ने बोला बोला कि बेटा 3 साल तुमने तो डॉक्टर नहीं, मैंने कहा मैं सीए बीए नहीं बनूंगी। हाँ। शुक्र है जिस दिन हमें मतलब एडमिशन के लिए पापा ले गए थे उस दिन बारिश हो गई, तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो बंद था वहाँ पे। क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को देखा तो सीए की पढ़ाई करते थे, हमसे तो ना हो पाता ये। तो उन्होंने बोला अच्छा सीए नहीं तो कुछ और पढ़ो, लेकिन हाँ। सिर्फ कॉमर्स तो तुम ऐसे कर लोगी, कुछ और भी करो। अच्छा। तो वैसी वाली मतलब वी आर कश्मीरी पंडित्स, वी आर एजुकेशन ऑब्सेस्ड। माय फादर वाज ऑब्सेस्ड विद मी डूइंग एन एमबीए फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। मैंने उनको बोला वो तो मैं नहीं करूंगी। अभी क्या हाल है पेरेंट्स का जब वो आपको स्टेज पे झूमते हुए कश्मीरी लैंग्वेज कश्मीरी कपड़ों में देखते हैं? वही है ना, अब तो सब दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी प्राउड एंड दे आर एबल टू अंडरस्टैंड इट नाउ। एक्चुअली कोई भी पेरेंट ना चाहता नहीं है कि आपको सपोर्ट ना करे। द प्रॉब्लम इज दैट दिस इज द कंफ्यूजन। द प्रॉब्लम इज कि उन्हें खुद नहीं पता होता, कि उन्हें समझ नहीं आता कि आपकी ये दुनिया क्या है या आपका वर्ल्ड क्या है। बट द ट्रूथ इज दैट द मोमेंट देयर इज सक्सेस, द मोमेंट दैट इट गेट्स डन, देन एवरीबडी स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग इट एंड देन दे स्टार्ट स्टैंडिंग। मतलब मेरे खिलाफ कभी कोई नहीं खड़ा हुआ, लेकिन साथ आपको अपने साथ ही रहना, खड़े रहना पड़ता है शुरू में। फिर जब कुछ हो जाता है फिर सब लोग आ जाते हैं कि हाँ ये तो हमने कहा था शुरू से, ये तो हमने कहा था शुरू से। नहीं, एक्चुअली माँ बाप का हम कहते हैं ना कि माँ बाप हमारे, वो लाइन भी है कि बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहते। बिल्कुल नहीं। और उन्हें सक्सेस का एक फंडा पता होता है कि डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, एमबीए कर लोगे तो तुम सक्सेसफुल रहोगे, मतलब तुम जिंदगी में परेशान नहीं रहोगे। उनको ये मालूम है कि ये उतनी बरसात नहीं होने वाली इस करियर में जब तक आप बहुत ज्यादा बड़े ना बन जाए, और वो 1-2 लोग ही होते हैं। और अपना ये करियर समझा पाना, क्योंकि मैं रिलेट कर पा रही हूँ, मैं जर्नलिज्म में आई हूँ, ये समझा पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको पता होता है कि बहुत स्ट्रगल है, पता नहीं राह किधर जाएगी। अब शायद चीजें बहुत आसान हैं सारे करियर के लिए। बिल्कुल, माँ बाप आपका कभी बुरा नहीं चाहते, उन्हें बस पता नहीं होता कि आपको वो कैसे सपोर्ट करें, उन्हें समझ नहीं आता, तो वो शायद अपने कुछ फियर्स आप पे प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो उसको बुरा मानने की जगह हमें ये समझने की जरूरत है कि ये उनकी भी इनोसेंस है, उन्हें भी शायद दे डोंट नो बेटर, इट्स ओके। you don't have to hold that against anybody. You have to say कि भाई ठीक है, अपने साथ ही आपको अगर आप अपने साथ खड़े हो सकते हैं और खुद प्रूव कर सकते हैं, वो खुश देख रहे हैं ना, तो वो सबसे खुश है। तो वो चीज़ तक पहुंचने के लिए वक्त लगता है, और आई फील लाइक ये आपको ये आपको खुद ही करना पड़ता है। इवन टुडे आई वुड से, इवन आफ्टर सक्सेस, इवन आफ्टर एवरीथिंग, इट्स स्टिल अ कांस्टेंट। आर्टिस्ट ना एक बहुत ही, बीइंग एन आर्टिस्ट थोड़ा सा लोनली जर्नी होती है। जो ये स्टेज है, जैसे मेरे लिए स्टेज इज द प्लेस वेयर आई कम अलाइव। आई फील लाइक आई वाज born to be on the stage. I love the stage, but those moments are few and far in between. But उसके अलावा जो आपका largely आपकी जो जर्नी रहती है वो अकेले रहती है। आपको खुद you are as an artist creating in silence most of the times, and when what you created eventually goes out, तो उसका noise बहुत बड़ा होता है। लेकिन वो जो पीरियड होता है ना, उसमें वक्त के साथ, थोड़ी प्रैक्टिस के साथ, थोड़ा अपने आप को एक्सपीरियंस के साथ, वो लर्न टू एम्ब्रेस इट कि ठीक है ये ऐसे ही है, इट इज गोइंग टू बी लाइक दैट। लेकिन आप जिस शोर की बात कर रही हैं, हमारे माँ बाप ने शायद एक नॉर्मल स्ट्रगल देखा है, बट आपके पेरेंट्स ने उस कश्मीर का दर्द देखा है, जिस कश्मीर की खूबसूरत वादियाँ हमें दिखती हैं, हाँ। हम बहुत दूर से देखते हैं और टूरिज्म के लिए 10-15 दिन को चले जाते हैं, फ्रेश होके आ जाते हैं। पर जो वहाँ रहे हैं और उन्होंने वो जेनोसाइड देखा है, वो दौर आपके पेरेंट्स ने देखा होगा और आपके दादा दादी सभी ने देखा होगा। वो जो दर्द है उसके साथ आपको यहाँ तक आपकी जो जर्नी हुई है, इसमें क्या वो दर्द ने, क्या ना, दर्द का साया भी आपका पीछा करता है, तो वो पीछे आया? हाँ, आज तक करता है वो दर्द का साया पीछा। और वो एक ऐसा साया है जिसने, जैसे आपने कहा कि ये एक तो स्ट्रगल, अलग तरह की स्ट्रगल होती है, और एक होता है लॉस ऑफ होम,
लॉस ऑफ होम इज अ परमानेंट स्ट्रगल, वो हमेशा, और वो हम लोगों ने इनहेरिट कर लिया है। हालांकि हम वहाँ रहे नहीं, मैं पैदा हुई थी बट बहुत छोटी थी जब हम निकल गए, बट वो ट्रॉमा और वो सब हमने इनहेरिट कर लिया, तो वो हमारी आइडेंटिटी का भी पार्ट है। तो इन सम वे वी आर आल्सो सेकंड जनरेशन सर्वाइवर्स ऑफ इट, बट बिकॉज इट वाज सो क्लोज होम इट नेवर एंड्स। सो मेरे म्यूजिक में भी आप उसकी बहुत झलक देखेंगे, सुनेंगे। मेरे गानों में आपको वो कहीं ना कहीं वो डेजोलेट फीलिंग है। मैं जैसे लिखती हूँ, जैसे कंपोज करती हूँ, इट्स अ पार्ट ऑफ हु आई एम। मेरा एक गाना है मेरे मकान, which talks about loss of home. हम सुन सकते हैं उसको? Dealt about it. जी बिल्कुल. Today is about दिलबरो, but sure we प्लीज, can. क्योंकि कश्मीरियों के लिए और हमारे लिए वो दर्द हमें जिया नहीं है, बट हमें महसूस होता है। जी। बेआवाज़ हूँ मैं, पूछूं किससे ये बता, क्या होगा कभी मेरा, तू बता फैसला, पहुंचूंगा कब अपनी गली, अपने पूछे अपने मकान, मेरे मकान, मेरे मकान बढ़ता ही जा रहा है, तुझसे मेरा फासला, मेरे मकान। बहुत बढ़िया आवाज़ है, और मुझे लगता है वो जो मीम आता है ना, ऑटो ट्यून कहीं किनारे रो रहा होगा वो मीम यहाँ फिट होना चाहिए, क्योंकि मैं सुन सकती हूँ इतनी, और इतनी क्लियर वॉइस है, कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, जो नए नए सॉफ्टवेयर ईजाद हुए हैं आजकल। थैंक यू सो मच। तो हम कश्मीर की बात कर रहे थे, वो बहुत ज़रूरी है, और शायद जो आपने बात भी की, जब मैं आपके गाते हुए आपको सब देखती हूँ, तो अपना कल्चर जीना, लेकिन हर कोई जब जाता है ना इंडियन आइडल या आपको सिंगर बनना है, सबको लगता है कि बॉलीवुड के गानों का प्लेबैक सिंगिंग मिल जाए और आसान हो जाती है ज़िंदगी, आप 2-4 हिट हो गए, आपके शोज शुरू हो जाते हैं, कॉन्सर्ट, बहुत अच्छे अच्छे पैसे मिलने लग जाते हैं वहाँ पर भी। लेकिन आपने कश्मीर के कल्चर को ही प्रमोट करना, सिर्फ आप वहाँ से हैं या वहाँ की चीज़ों को देखा है, और सबसे बड़ा एक मैं कहूँगी माइनस पॉइंट होता है कि किसी पर्टिकुलर कल्चर को लेके आप आगे बढ़ते हैं, उसको दुनिया एक्सेप्ट करेगी या नहीं, या सिर्फ क्योंकि वहीं के लोग एक्सेप्ट करते हैं, ज़रूरी नहीं पूरी दुनिया करे या पूरा देश करे। ये सारी चीज़ें आपको पता थी, उसके बावजूद आपने ये क्यों चुना था? क्योंकि आई थिंक मेरे को ना एक डायरेक्शन एज एन आर्टिस्ट में मैं काफ़ी कन्विंस थी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप एज एन आर्टिस्ट बहुत श्योर हो जाओ कि आप क्या करना चाहते हो, और कोई ज़रूरत नहीं किसी और को टू बिलीव इन व्हाट यू आर डूइंग, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, एंड देन व्हेन यू डू एंड व्हेन दैट वर्क्स, देन एवरीवन कम्स एंड सेज कि यार ये तो यही है। हाँ। और ये मेरी, जब मैंने शुरुआत की थी, पहल की कश्मीर का संगीत, हाँ। एक मॉडर्न तरीके से या फोक सॉन्ग्स को इन दिस अवतार प्रेजेंट करना, इट वाज अ क्रेजी फूलिश आइडिया फॉर अ लॉट ऑफ पीपल एट दैट टाइम, और वो भी अपना प्राइम में। आप एक छोटी सी लैंग्वेज, 0.001% पंजाबी तो नहीं है, हाँ, इसीलिए अच्छा मैंने, बट मैं पंजाबी म्यूजिक भी करती हूँ, बट आई एम सेइंग कि मतलब टू पुट योर माइंड बिहाइंड समथिंग लाइक दैट। और उसी एल्बम साउंड्स ऑफ कश्मीर में से एक गाना हुक्कुस बुक्कुस जैसा द फैमिली मैन में भी वो आया था गाना, हाँ, जो मेरा फिर उसमें फीचर हुआ एंड बिकेम अ पॉप कल्चर मोमेंट। मतलब बिकॉज म्यूजिक का एक्चुअली लैंग्वेज नहीं होता है, और लोगों को, अगर ऑडियंस के हिसाब से आप सोचो कि ऑडियंस को क्या चाहिए, तो ऑडियंस को नहीं पता उन्हें क्या चाहिए। That is the biggest truth of it all. They don't know what they want. Your job as an artist is to do what you like, and then it will resonate with someone at some point. मतलब मैंने हुक्कुस बुक्कुस वैसे ही बनाया था जैसे मैंने उस एल्बम के बाकी सब गाने बनाए, but वो overnight, like literally in 3 days, it was a viral sensation, became a pop culture movement. Family Man में गया, और पिक्चर में, और 3-4 मूवीज में गया, मतलब मेरा ही गाना, और फिर बॉलीवुड ने अडेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब लोगों को वो
अभी फिर से किसी बॉलीवुड फिल्म में आया है, तो अभी भी वो एक कॉन्वर्जेशन है, लाइक 10 years late, 7-8 years later, today people are aware of this phrase हुक्कुस पुक्कुस जो लल्लेश्वरी ने लिखा है. So that's a big win for the language. Why does it happen? Because someone is foolish enough to think that. लेकिन जिस गाने की हम बात कर रहे हैं उसे गाना जरूरी बन जाता है. हाँ जी, प्लीज. बिल्कुल. हुक्कुस बुक्कुस तेलिवान सुक्कुस उन्नुम बातुक लुद्दुम दे. Hukkus bukkus televan sukkus onnu batuk luddum dek schwas kitsch wamanu brahmanzaran poin chokkum tekkis tekka banni kyo ho. ये गाना मेरा भी बहुत फेवरेट है. इसके मतलब मैंने जाके गूगल में समझी, बट ये आप जब गा रही होते ना तो आपके साथ हमें ये होता है, शायद संगीत की ना लैंग्वेज नहीं होती, उसकी अपनी एक लैंग्वेज है. आपको कहीं भी हो आपको अच्छा लग रहा होता है. बस म्यूजिक की यूनिवर्सल लैंग्वेज खुद ही है. हाँ. तो यही एक लैंग्वेज बैरियर्स हमारे दिमागों में होते हैं, बट ऐसे सच में है नहीं. तो लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता. ये गाना जब आया था और जब पॉपुलर हुआ था 2016 में आया था, 17 तक जब हम लोग टूर कर रहे थे, शोज कर रहे थे, जब मैंने केरला में भी ये गाना परफॉर्म किया है टू बॉम्बे या फिर कोई ऐसी जगहों पे, एक ऑडियंस मेंबर यूज्ड टू सिंग द होल सॉन्ग, जिनको पता था जब ये अंडरग्राउंड हिट था. इवन देन पीपल यूज्ड टू सिंग इट वर्ड टू वर्ड. सो when you like the music, you make the effort, or you don't make the effort, you don't understand it, you're enjoying it. That's the point. अच्छा, जब ये गाना आ गया आपका इतना बड़ा हिट है, आप खुद ही बता रहे हो, हमें तो बिल्कुल पता है. इसके बाद क्या होता है ना, बॉलीवुड ऐसे या ऐसे फोक सिंगिंग को बहुत सारी पिक्चर्स है जिनमें मिलता है. आपको ऐसे मौके फिर उसके बाद मिलने शुरू हुए? मैंने बॉलीवुड में फिल्मों के लिए अब गाना शुरू कर दिया है. पहले मैं अपने इंडिपेंडेंट करियर पे फोकस कर रही थी. दैट वाज माय प्रायोरिटी कि मैं अपना म्यूजिक बनाऊं, अपना लाइव एक्ट जो मेरा है. हम लोग लाइव कॉन्सर्ट्स करते हैं इंडिया में, इंडिया से बाहर भी. आई वाज वेरी फोकस्ड ऑन दैट. और अब लेकिन मैंने फिल्मों के लिए गाना शुरू कर दिया. अभी मोहनलाल जी की एक पिक्चर आई है मलाई कुट्टी वल्लीपन, उसमें मेरा एक हिंदी में गाना है, बहुत ही प्यारा रोमांटिक गाना है, महकी बुहारों के मधुबन में. तो अब स्टार्ट शुरू कर दिया है, क्योंकि अब मैं चाहती भी हूँ कि मैं अलग अलग तरह के कंपोजर्स के साथ, मैं खुद भी कंपोजर हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं अलग कंपोजर्स के साथ काम करूँ, अलग तरह के और लोगों के एक्सप्रेशन भी अपनी आर्ट के अंदर एक्सप्रेस करके देखूँ कि कहाँ जाता है. आई एम एंजॉयिंग दैट, मुझे अच्छा लग रहा है. तो यस, होपफुली मोर इन द फ्यूचर. अच्छा, हम जो रियलिटी शोज और बॉलीवुड की बातें सुनते हैं, आप तो उसी घराने से हैं तो हमें थोड़ा बहुत सच जानना है कि क्या होता है ये एक्चुअली रियलिटी शोज में. जो कहते हैं ना, दुखी भरी कहानियों का दौर जबरदस्ती चलाया जाता है, जजेस को तारीफ करने के लिए बोला जाता है, या फिर बॉलीवुड में गाने के लिए मौके मिलने के लिए आवाज से कहीं ज्यादा चीजों की रिक्वायरमेंट होती है. मुझे मेरा रियलिटी टीवी शो एक्सपीरियंस अब बहुत पुराना है. इट इज सीजन 2 ऑफ इंडियन आइडल, व्हिच इज वेरी फार लॉन्ग अगो. थिंग्स मस्ट हैव चेंज, बहुत चीज़ें बदल चुकी होंगी, बट कुछ जो हम सोचते सुनते हैं, थोड़ा सच होता है, थोड़ा नहीं होता है. लार्जली सब जब मैं कर रही थी, जब हम लोग कर रहे थे, तब तो हम लोग, अब तो मैंने सुना है कि मतलब आई एम नॉट श्योर कि कैसे परफॉर्मेंसेस होती हैं, लेकिन हम लोग तो लाइव ही करते थे और काफ़ी मेहनत करते थे. बट हाँ, थोड़ा बहुत, बिकॉज इट्स फॉर टेलीविजन एंड ड्रामा डज सेल, इट डिड वर्क फॉर द शोज इन सम वेज. मैं जब थी शोज पे, मेरे पास कोई ड्रामेटिक स्टोरी नहीं थी. पर अभी तो जजेस टेबल पे खड़े होकर तालियां बजा रहे होते हैं. गाना हमें भी हम सुन रहे होते हैं टीवी पे, बट ये थोड़ा लाउड हो चुका है. टीवी इज दैट मीडियम ना, लाइक यू नीड टू, मतलब इमोशन निकालना. मुझे लगता है ऐसा ही हो चुका है कि हर किसी को मतलब सब कुछ कंटेंट बन गया है. सुनिधि चौहान ने बड़े ओपनली बोला कि मैंने तो फिर छोड़ दिया शो. वो भी आपकी उसी शो में थी जहाँ आप कभी कंटेस्टेंट थी, वो वहाँ बतौर जज बहुत सालों बाद पहुंची अभी. तो उन्होंने बताया कि हमें बोला जाता था, वो नहीं, जिसकी आवाज नहीं अच्छी उसको कैसे कह सकते हैं. हाँ. और जिसकी अच्छी है उसको बढ़ाना बहुत जरूरी है जी. तो आप गलत कर रहे होते हैं. तो उन्होंने ओपनली कई बार इस पे बोला है. और अभी एक कॉन्सर्ट की नई दुनिया खुल गई है और बहुत ज्यादा उसमें भी होती है. कई बार क्या होता है कि ब्लेम लगता है कि यार लिप सिंक करके चले गए, गाने पीछे बज रहे होते हैं. और कॉन्सर्ट को शायद इंडिया में ना एक्सेप्टेंस बहुत तेजी से मिल रही है अभी. आपके कॉन्सर्ट्स में कैसी होती है, कैसा लगता है? मेरे लिए लाइव कॉन्सर्ट्स में, मैं एक लाइव आर्टिस्ट हूँ फर्स्ट. आई एम अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट फर्स्ट, देन अ रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट. दैट्स हाउ आई लुक एट माई सेल्फ.
मैं स्टेज पे आई एम वाज बोर्न टू बी ऑन द स्टेज, आई एम माई सेल्फ, आई एम कम्प्लीटली अलाइव, और मेरी एक एनर्जी एक्सचेंज जो होता है ऑडियंस के साथ वो ऐसा होता है कि मतलब मैं दिनों के बाद उस वो सुरूर और वो जो हमारी एनर्जी एक्सचेंज हुई होती है वो चल रहा होता है. मतलब I have always felt most like myself when I'm on stage. So for me it was always important कि जब तुम स्टेज पे जाओ तो मैं हमेशा 100% सिर्फ और सिर्फ लाइव गाती हूँ. पर गाते हुए लाइनें नहीं भूली कभी आपने? हाँ, होता है, मेरे साथ भी हुआ है. फिर कैसे संभालती हैं गुनगुनाते हुए? वो हो जाता है. बट जैसे आपने बताया वो लिप सिंक एंड प्लस वंस एंड ऑल ऑफ दैट, यस, a lot of artists are doing it today. A lot of artists who are very very popular are doing it today. But अभी ऐसा हो गया कि ऑडियंस थोड़ी सी समझदार होती जा रही है और उनको समझ में आ जाता है. बट ये एक पर्सनली आई डोंट सब्सक्राइब टू इट बिकॉज आई डोंट डू इट. आई एम 100% लाइव आर्टिस्ट. मैं 2 घंटे का शो भी लाइव बजाती हूँ विद फुल एनर्जी ऑन स्टेज विद अ बैंड, एंड फील लाइक जो मेरी ट्रेनिंग है, मेरा रियाज है, मेरी प्रैक्टिस है, मेरा लाइव परफॉर्मेंस का एक्सपीरियंस है, वो वहाँ आता है. बिकॉज आई बिलीव दैट अगर आप कुछ +1 पे चला रहे हो तो आप क्या ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट करोगे. इंटरैक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई परफॉर्मेंस. I will be talking to the audience and then I will also sing. I will also jump. I will also dance. How will you do that if you're, something else is playing and you have to just. And I feel, but having said that, there are a lot of artists who do that. I don't subscribe to it, but there are people who do it and people still love their shows. Good for them. But I would say कि एक इंडिया में कॉन्सर्ट इकोनॉमी अब बढ़ना स्टार्ट हो रही है. एंड आई वुड गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू आर्टिस्ट लाइक दिलजीत, आर्टिस्ट लाइक आर्टिस्ट हु हैव, मतलब जो भी इंडियन आर्टिस्ट, अरिजीत सिंह, जो भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हो रहे हैं जो कॉन्सर्ट इकोनॉमी, और जो भी आई वुड गिव क्रेडिट टू पीपल हु ब्रिंगिंग इंटरनेशनल एक्ट्स टू इंडिया. सडनली बहुत सारे लोग हैं जो कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि कूल लगेगा, दूसरा जा रहा है, और इंस्टाग्राम पे हम स्टोरी डाल सकते हैं. बट indirectly they are also, all of this is helping concert economy in India. जब हम लोग as indie artists हम लोगों ने ये जो सीन है बिल्कुल छोटे छोटे तरीके से, और मेरे को लगता है मेरे से पहले और बहुत सारे आर्टिस्ट और बैंड्स आए हैं, whether it is Euphoria or legendary bands like Indian Ocean and all of these artists bands जिन्होंने छोटे छोटे scenes बना के independent music scene बनाया, जिसमें फिर artists like me have come in much later. But today everything they call as independent. मतलब just because it's not in a film. But then the truth is that ये जो independent music की community है, या फिर इसके लिए जिन्होंने सच में ग्राउंड पे मेहनत करी है, वो आर्टिस्ट का अपना काम अलग लेवल पे चल रहा था. लेकिन concert economy today is at a different level thanks to the fact that lots of international acts. उसका benefit सबको ही मिलता है. Yes. तो उसका बेनिफिट सबको मिल रहा है. लोगों को समझ में आने लग गया है इंडिया में कॉन्सर्ट पे जाना, कॉन्सर्ट के लिए टिकट खरीदना. टिकट बाइंग ऑडियंस इंडिया में बहुत कम है सैडली, which was a biggest issue for independent artists. But that is changing slowly. अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं ये हो गया बिजनेस पार्ट. कई चीज़ें हमें दिखती हैं. एक मुझे बड़ा इनसाइट सवाल पूछना है. जब आप 2 घंटे परफॉर्म करते हैं, ये इजी टास्क नहीं है, पर इस बीच अगर आपको प्यास लगती है, आपको एक नेचुरल इमरजेंसी आ जाती है, आप आर्टिस्ट कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि मुझे अभी तक ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं मिला मैं डायरेक्टली पूछूं, बट आप मुझे बताइए कैसे कि उसकी भी कोई ट्रेनिंग या बॉडी में आप डालते हैं? क्योंकि कभी भी हो सकता है. प्यास लगती है उसके लिए पानी होता है, बाकी सारी चीज़ों के लिए प्रिपरेशन इज द मतलब आप जो एक होता है ना परफॉर्म के लिए पता होता है हम ये गाना यहाँ करेंगे, 2 गाने, क्योंकि आप म्यूजिक रिहर्सल करते हैं, तो उसकी भी होती है कि अगर बीच में ऐसी कोई इमरजेंसी आई तो गैप फिल करने के लिए कोई आएगा, ऐसा प्लान होता है? आज तक मेरे साथ नहीं हुआ, टच वुड. ओके. बट इसीलिए इसको प्लानिंग कहते हैं. पहले से प्लानिंग करके जाओ ऐसे कि आपके साथ ऐसी सिचुएशन ना आए स्टेज पे. बट पानी वानी हम लोग स्टेज पे रखते हैं अगर हमें पीना होता है. बट कभी कभी ऐसे कॉन्सर्ट भी मैंने किए हैं, स्पेशली जब हम बड़े स्टेज के कॉन्सर्ट करते हैं, वेयर थिंग्स आर लाइक सो बैक टू बैक. Performing on stage for 2 hours is like a full-on workout. It's almost like you have to have that kind of energy. अगर आप सच में गा रहे हो स्टेज, अगर आप सच में रियली गा रहे हो, और अगर नहीं भी गा रहे हो, जो लोग नहीं गाते हैं, खाली प्लस में बजा के नाचते हैं, that is also a lot of energy. वो शायद एक दुनिया होती है जहाँ आप खो चुके होते हैं, बाकी चीजें याद नहीं रहती. जी, तो मेरे लिए वही है, क्योंकि ऐसे बहुत सिचुएशंस रहे हैं मेरे लाइव कॉन्सर्ट्स में where I have not been physically there, but it's just for the audience and the love that I have pulled through.
कश्मीर का कॉन्सर्ट था अभी हाँ। जनवरी में, माइनस का टाइम था, ओह, बर्फ हो रही थी और मैं बीमार हो गई थी एक दिन पहले ही। और मेरे को ऑर्गेनाइजर ने बोला कि मैम सब लोग आ रहे हैं आपको सुनने, आप ऐसे नहीं, आप प्लीज आप कर रहे हो। मैं कहा मैंने आज तक कोई शो कैंसिल नहीं किया, आप टेंशन मत लो, मैं कर लूंगी। बट आई वाज नॉट देयर यार, फिजिकली इमोशनली लाइक, बट आई जस्ट न्यू इन माय हार्ट कि आई हैव टू डू इट फॉर द ऑडियंस एंड आई हैव टू डू इट फॉर दैट। बट सम टाइम ऑडियंस बहुत अजीब, जैसे भी नेहा कक्कड़ थोड़ी किसी वजह से, शायद जो ऑर्गेनाइजर की वजह से लेट पहुंची और उन्होंने स्टेज पे जाते रोते हुए सॉरी भी बोला, बट लोगों ने उन्हें गो बैक नेहा गो बैक करा और वो बेचारी 1 घंटे में शो खत्म करके उन्हें जाना पड़ा। उनके भाई ने सच बताया, नेहा ने भी अभी सोशल मीडिया पे बताया है। तो ये चीज़ें भी आर्टिस्ट आप झेलते हैं, जितना प्यार मिलता है ना उतना कभी कभी बहुत वो हार्श वे बिहेव कर देते हैं, बहुत ज्यादा। तो ऐसी कोई चीज़ें होती हैं तो आपके साथ हुई या कभी मैनेज कैसे किया आपने? एक्चुअली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन ये है कि मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कॉन्सर्ट्स एंड यू नो दैट रिस्पेक्ट फॉर आर्टिस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ टू हैंडल आर्टिस्ट, एक बहुत ही थोड़ा बहुत कच्चा पक्का सिचुएशन है। एक बहुत ही आप ऑडियंस तो सिर्फ आर्टिस्ट को ही ब्लेम करती है, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स योर फेस ऑन द पोस्टर और इट्स यू दैट दे केम फॉर, बट देयर इज अ बिग मशीनरी बिहाइंड यू दैट हैज टू वर्क प्रॉपरली फॉर यू टू बी ऑन स्टेज ऑन टाइम और ऑडियंस का एक्सपीरियंस अच्छा होने के लिए। उसमें टेक्निकल्स होते हैं, साउंड होता है, आर्टिस्ट की हॉस्पिटैलिटी होती है, बहुत कुछ होता है। तो इट्स अ वेरी, बट ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से मैं समझ सकती हूँ कि आप इतना फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि आप उनको रीजन नहीं पता होता है एक्चुअली, और उनकी अलग फ्रस्ट्रेशन के रीजन होते हैं। हाँ, तो इट इज लाइक उन्होंने पैसे दिए हैं, टिकट खरीदा है, तो बट इट्स नॉट ऑलवेज 100% हाँ, ऑब्वियसली बहुत प्यार मिलते हैं, ऑडियंस बहुत प्यारी, वो भी बहुत इनोसेंट होती है। हाँ, बट कभी कभी अच्छे होती है ऑडियंस, कभी कभी ऑडियंस खराब भी होती है। इट्स लाइक दिस, क्या बोलते हैं इसको, मतलब इट्स द मिक्स दैट यू एम्ब्रेस, मतलब द गुड एंड द बैड एंड द अगली, एवरीथिंग कम्स। नहीं, ये जर्नी आपकी बहुत खूबसूरत है और बहुत सारे अच्छे चीजें हमें जानने को मिली हैं। इस वक्त जो आपकी दुनिया में छाया हुआ है ना, या हमारी दुनिया में, वो है दिलबरो और हमसफर। तो प्लीज ये कहाँ से शुरू हुआ है और क्यों इतनी इसकी बातें हो रही हैं? पहले तो आपको गाना है, लेकिन उसके पहले इसकी कहानी को बताना है। दिलबरो मेरा सबसे लेटेस्ट गाना है और बहुत प्यार मिला है इसको। रिलीज होते ही ये यूट्यूब पे श्रीनगर में ट्रेंड कर रहा है और लोगों ने बहुत रील्स बनाई है, बहुत प्यार दिया है गाने को। और इसका एक कश्मीर की महक में जो रोमांस है, मेलोडी है, उसका एक बैकड्रॉप है ये गाना। सो आई जस्ट सिंग अ लिटिल बिट। देवान करस एमचन गमन ये तवली वली दिलबरो, ये तवली वली दिलबरो, ये तवली वली दिलबरो, मंजूर में प्रतक चोन सितम, ये तवली वली दिलबरो, ये तवली वली दिलबरो, ये तवली वली दिलबरो, ए दिलबर दिलदारो मत यारो गुलजारो, बेयारो ब्योनत बन जानानो दिलदारो, छस चालान तूफानो, फरियादस में निसन, मैं नाचू मस्त मगन, दरिया है दिल तेरी याद का, चले आना हम सफर, चले आना हम सफर, चले आना हम सफर, रूम में दर 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 बदर, चले आना हम सफर, चले आना हम सफर, चले आना हम सफर। थैंक यू इतने खूबसूरत गाने के लिए, थैंक यू सो मच। कश्मीर को यूं ही खूबसूरती से जिंदा रखने के लिए और इतनी खूबसूरत यादें देने के लिए, थैंक यू सो मच।